Dear, dear students, today we will discuss electoral politics. For content, what is our system of election? चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, किस आधार पर हम अपने विधायी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Election are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. हम अपने देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिस कारण से 5 साल पूरा होने पर लोकसभा और विधानसभा को डिसॉल्व कर फिर से चुनाव कराना पड़ता है। चुनाव एक ही दिन में या एक छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। छोटे छोटे अंतराल का तात्पर्य है कि देश बहुत बड़ा है, एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव संभव नहीं है, इसलिए एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। 5 तारीख से 25 तारीख या 28 तारीख के बीच में पूरे देश भर में विभिन्न डेटों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न डेटों में जो है क्षेत्रों का चयन कर लिया जाता है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज या पार्लियामेंट्री जो लोकसभा का क्षेत्र है उसका चुनाव इस तारीख को इन जिलों का होगा। इस तरह से हमारा ये चुनाव होता है और ये जो एक साथ चुनाव होता है उसको हम जनरल इलेक्शन या आम चुनाव के रूप में जानते हैं। परंतु जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो सदस्य इस्तीफा दे देता है, ऐसी स्थिति में जब सीट वैकेंट हो जाती है और उस वैकेंट सीट पर जो चुनाव होता है उसे हम बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम चुनाव क्षेत्र को कैसे तय करते हैं, तो इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative for Lok Sabha election. The country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. That is,
why our constitution requires that such constituencies should have a roughly equal population living within it. चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और उस प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला जो वोटर है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। अपने देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के रूप में हम लोग जानते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या सबसे छोटा आदमी हो। वोटिंग के मामले में हमारे संविधान ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, सबके वोट का वैल्यूएशन इक्वल रखा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है, उसी तरह से हमारे स्टेट असेंबली का भी चुनाव होता है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. लोकसभा के निर्वाचित होने वालों को एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए इलेक्टेड होने वाले रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और एमएलए के रूप में जानते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as a seat, for each constituency represents one seat in the assembly. जिस तरह से लोकसभा के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है, उसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए भी पूरे स्टेट को कई क्षेत्रों में बांटा गया है। और उसी प्रकार से हमारी लोकल बॉडी जो थर्ड स्टेज है हमारे गवर्नमेंट के जो हमारे 3 स्तर है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं, जिसमें रूरल और अर्बन के स्थानीय चुनाव की बात होती है, उसको भी इसी प्रकार से क्षेत्रों में बांटते हैं। पंचायतों को वार्डों में बांटते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य चुना जाता है। और इस प्रकार से हम जो है निर्वाचन की इस प्रक्रिया को
पूरा करते हैं। अब इस हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, व्हाट इज द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज? आवर कॉन्स्टिट्यूशन entails every citizen to elect her representative and to be elected as a representative. The Constitution makes, however, we are worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election against other. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. आप आरक्षण शब्द को सुने होंगे, बहुत से लोग इस नाम से परिचित होंगे। जिस प्रकार से हमारे एजुकेशन और सर्विस में कुछ लोगों का रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमारे जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं, उसमें भी कुछ क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, इलेक्टोरल एरिया, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो कि आरक्षित हैं। तो यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसके लिए है? तो एससी और एसटी मीन्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्योंकि इनको क्यों कॉन्स्टिट्यूंसीज को आरक्षित किया गया? तो संविधान निर्माताओं का ध्यान उस तरफ गया कि यह वर्ग अत्यंत ही गरीब, कमज़ोर, संसाधनों की इनके पास कमी, शिक्षा आदि सभी चीज़ों का अभाव है। यदि इनके लिए हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रखेंगे तो जनरल इलेक्शन में ये फाइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पूरे समग्र देश के विकास या सबके प्रतिनिधित्व की बात है, लोकतंत्र चूँकि आम जनता की सरकार होती है, सबकी अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, तो इसलिए एक बहुत बड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा, जिसमें केवल एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वही इन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।
चाहे वो निर्दल लड़े या किसी भी दल से लड़े, कोई भी दल उन्हीं जाति से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार बनाता है। लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एससी एसटी के लिए। अब एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे जो कमज़ोर तबके के हैं। एसटी तो वो होते हैं जो जंगलों में, वनों में, पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की विकास की चीज़ें अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं, जिनको हम आदिवासी समुदाय कहते हैं। और एससी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, और उनकी सीटें 84 सीटें हैं। बाकी इसके विषय में विस्तार से कहीं चर्चा करना होगा तो करेंगे। So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe. In a SC reserved constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled castes and 47 for the scheduled tribe. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level. In many states, seat in rural, panchayat and urban and urban local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the partition of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. लोकसभा और विधानसभा के अलावा जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, सरकार के तीसरा जो स्तर है स्थानीय निकाय का, उसमें SC ST के साथ OBC, जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं, OBC को भी का भी रिजर्वेशन दिया गया है। साथ में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायतों में
दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार होती है? Once the constituency are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. This election cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. This is an चुनाव क्षेत्र का निर्धारण होने के बाद लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है और इसी मतदाता जो सूची होती है, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative. In chapter 1 we read about the principles of universal adult franchises. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त ये है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलता है। हर किसी को, जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है, उस हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलता है और इस समान अवसर को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि हर किसी को मत देने का अधिकार है और हर एक मत का एक समान मूल्य है। चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, पढ़ा हो या पढ़ा न हो, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो या बिल्कुल अशिक्षित हो, निरक्षर हो, वह बहुत कोई दयालु हो, सज्जन हो, साधु हो, संत हो या कोई अपराधी ही क्यों न हो, बिना किसी बहुत बड़े कारण के किसी को भी वोट देने से हमारा संविधान रोकता नहीं है।
और जितनी भी प्रकार की डाइवर्सिटी है, विविधता है, विभिन्नता है अपने देश के लोगों में, उन सारे विविधताओं और विभिन्नताओं से ऊपर उठकर सभी लोगों को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं उनको जो वोट देने का अधिकार मिला हुआ है और समान अधिकार मिला हुआ है, उसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल वोटिंग राइट के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर देखिए किया है कि लाइक इन पंचायत शुड वी नॉट हैव एट लीस्ट 1/3 सीट इन द पार्लियामेंट एंड एज सेम्बल्स रिजर्व फॉर वोमेन। कह रहा है कि पंचायत के चुनाव में जो लोकल बॉडी में है उसमें 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए नहीं है। तो इस पर आपका वो व्यू मांग रहा है। वो कह रहा है कि क्या लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब तो वैसे आप अपने अपने विचार से दे सकते हैं, लेकिन चूंकि महिला सशक्तिकरण और तमाम सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो एक सूटेबल आंसर इसका होगा कि डेफिनेटली, निश्चित, लाइक इन द पंचायत 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वोमेन इन द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। जिस प्रकार से पंचायतों में 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, उसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अब आप जिस प्रकार से सोच सकते हैं, आप अपने सोच के अनुसार भी इसके आंसर को आप अपने विचार को रख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैंने जो एक बात कही गई है वही बिल्कुल सत्य है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन नीड 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. Some criminals and person with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situation. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new persons attain voting age, names area added to the voter list, name of those who move out of a place or those who are dead or deleted. A complete revision of the list take place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voter list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. मतलब ये है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं।
नागरिकों का न तो जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनका नाम सूची से हटाना, और जो नए वोटर बनते हैं उनका नाम उस वोटर लिस्ट में दर्ज करना, और इस तरह से सदैव वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है और वोटरों को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र भी देने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की होती है। लेकिन चूंकि सबको फोटोयुक्त वोटर आईडी नहीं मिल पाती है, इसलिए जब वोट देने के लिए मतदाता जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि अपना कोई एक आईडी वह लेकर ही मतदान केंद्र पर जाए। आईडी में कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सारा उसका आईडी कार्ड होता है और उस आईडी कार्ड को ले जा कर के वो वोट दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष का एक मानचित्र है और पूरे भारतवर्ष के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को यहाँ शो किया गया है। और यहाँ पर ये जो है प्रदेश और उस प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं उन सीटों के बारे में दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, असम में 14 सीट है, बिहार में 40 सीट है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, गोवा में 2 सीट है, गुजरात में 26 सीट है, हरियाणा में 18 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, जम्मू कश्मीर 6 सीट है, झारखंड में 14 सीट है, कर्नाटक में 28 सीट है, केरल में 20 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, मिजोरम नागालैंड में 1-1 सीट है, उड़ीसा में 21 सीट है, पंजाब में 13 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। मैंने पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा के मेंबर जीत के जाते हैं। उत्तराखंड में 5 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, यहाँ पर 1-1 सीट लोकसभा की हैं। तो इस तरह से ये लोकसभा के पूरा निर्वाचन क्षेत्रों का मैपिंग यहाँ पर है। नेक्स्ट डे हम लोग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन कैसे करते हैं या नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।